सो हेलो एवरीवन। तो ये GS 13 एनालिसिस जो लास्ट मार्क हुआ था बॉलीबोर्ड का, ये वो है। एंड इस बार मैंने ट्राई किया था कि फ्राइडे तक का कंप्लीट कर दूँ, तो ये फ्राइडे को अपलोड हो जाएगा अब ये। एंड इस बार के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं सारे, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं ये सारे, मतलब जो भी थोड़ा सा डिटेल में जिसके बारे में बताया है। और कथकली और पीरियोडिक टेबल ये रिवीजन में है। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा एनालिसिस में इसमें लेट चलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इन नोट्स को प्रिपेयर करने में। मेरा ऑफिस टाइम में रहता है, मैं उसी में से थोड़ा टाइम निकाल निकाल के इन नोट्स को प्रिपेयर करता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो उतना टाइम थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करिए। वैसे मैं चाहता था हमेशा कि जैसे सैटरडे संडे को मॉक हो जाता है, उसके बाद मंडे से मैं तैयार मतलब स्टार्ट कर देता हूँ मॉक बनाना, एनालिसिस करना। तो मैं इसको फ्राइडे को अगर अपलोड कर दूँ, तो फ्राइडे को अगर आप लेंगे लेक्चर, तो उसका जस्ट अगले दिन मॉक होगा सैटरडे को, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि फ्राइडे तक हो जाए। तो कभी कभार लेट हो जाता है, तो प्लीज़ उसमें एडजस्ट करिए के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्टिंग में तो वन लाइनर टाइप के होते हैं, एंड जस्ट अब हमेशा रिमाइंडर दे देता हूँ कि एक क्विक वे में रिवीजन होगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। जहाँ मेरे मुंह से निकलेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली बस याद करने के पर्पज़ से होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जीविका ये कोई मिशन है, स्टार्ट किया किसने स्टार्ट किया? तो बिहार ने। रूरल लिवलीहुड मिशन है जीविका, बिहार से स्टार्ट किया है। यूएस विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2026, ये तो पता था, बट कितनी सिटीज़ में करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, 11 सिटीज़ में करेगा, तो ये पूछा भी जा सकता है। हेमिस फेस्टिवल ये तो पता है कि लद्दाख में होता है, बट कौन से महीने महीने नहीं, कौन से मौसम में एक तरीके से मनाया जाता है? तो ये मानसून के मौसम में मनाया जाता है, तो ये मुझे भी नहीं पता था। ओके, उसके बाद फोर्थ एशियन इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, शॉर्ट में AIGIF, ये कहाँ पे होना है? तो ये मलेशिया में होना है, तो ये भी याद करना है। ये तो वन लाइनर टाइप के सीधे सीधे याद ही करने हैं। सेकंड इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, डी कुकेश, यंगेस्ट चेस प्लेयर। तो इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब तो कम से कम ये पता होना चाहिए डी गुकेश चेस से संबंधित हैं। लास्ट टाइम जो मौका था उसमें भी मैग्नस कार्लसन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो चेस वर्ल्ड कप जो चेस की टूर्नामेंट हुई थी उसमें जीता था 2023 में। डोला पूर्णिमा फेस्टिवल, ये गुजरात का फेस्टिवल है, डोला पूर्णिमा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में आया था। उसके एक तरीके से ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन ही है, केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द ईच सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल प्रोसेसेस एंड फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू ऑर्गेनिक। मतलब जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होते रहते हैं सेल के अंदर में, उसको क्या कहते हैं? उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बस एक टर्म था इसी के। तो हिंदी में इसका मुझे नहीं पता, मतलब इस वर्ड का हिंदी में मतलब कुछ होता है, मुझे नहीं पता। और ये थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन भी आया था ये। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिव्यूड ड्यूरिंग 2010-12 की रिपोर्ट, हाईएस्ट रजिस्टर्ड शेड टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड बाय अल अजियाज लिबिया। तो ये 58 डिग्री था। मैंने यहाँ लगा दिया, बट इसका कुछ मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, बट मैंने फिर भी लगा दिया यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है, पहले ये वाला देख लेते हैं। पटोला विच वॉज वुमेन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पतन वॉज हाईली वैल्यूड इन विच कंट्री एंड बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। तो ये इंडोनेशिया का पार्ट था। तो प्रॉपर पटोला पटोला। उसके बाद स्पोर्ट्स प्लेयर के जो कितने नंबर होते हैं? तो वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? वाटर पोलो का आंसर है 7, और केवल पोलो अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है 4। तो वाटर पोलो में हो गया 7, और वाटर में सॉरी केवल पोलो में हो गया 4 प्लेयर। उसके बाद जो सर्किट ट्रिक थी, 5 बास्केट लो, उसमें 6 वॉली रखो, 7 दिन हाथ का यूज़ करने पर, और कबड्डी खेलते हैं, और कबड्डी में भी 7 प्लेयर होते हैं, और 90 दिन बेस मिलेगा। तो बास्केट में 5 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, हैंडबॉल और कबड्डी में 7-7 प्लेयर, और बेसबॉल में 9 प्लेयर। ये एवरग्रीन क्वेश्चन तो हो गया ऐसा लगता है, बहुत मॉक में दिख रहा है। हॉकी की लेंथ और विड्थ 91.4 मीटर 55, मुझे इसके ऑप्शन में ऐसा याद रहता है कि ऑप्शन हमेशा ये इंटीजर देता है, एक ही पॉइंट में देता है, तो आप पॉइंट वाला आंसर लगाएंगे। 91.4 इंटू 55, चेंज भी कर सकते हैं, इसे याद कर लें। उसके बाद साइक्लोन एंटी साइक्लोन, इसमें कुछ मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस याद ही करवा रहा हूँ। एक ही याद करना है, नॉर्थ हेमिसफेयर में और साउथ हेमिसफेयर नहीं याद करेंगे। नॉर्थ हेमिसफेयर में साइक्लोन कैसा चलता है और एंटी साइक्लोन कैसा चलता है। तो साइक्लोन बस ये उल्टे लेटर काम करेंगे, सी है तो उल्टा होता है ए, और ए है तो उल्टा होता है सी। तो साइक्लोन का उल्टा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन का उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज। ए सी हो या सी ए हो, अपोजिट चलेगा। बस एक ही याद करना है, नॉर्थ हेमिसफेयर वाला, ये वाला बस, और दूसरा देखेंगे भी नहीं। वो उसी का अकॉर्डिंग वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगा, मतलब साउथ हेमिसफेयर में ये सी सेम हो जाएगा, साइक्लोन क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जो साइक्लोन होता है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये तो दोनों तरफ ही चलता है, बट इसमें लो प्रेशर हमारे बीच में होती है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अंदर की तरफ चलता है। और जो एंटी साइक्लोन होता है ये अंदर से बाहर की तरफ चलता है। चलता तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर दोनों ही है, बट ये अंदर इसमें हाई प्रेशर होता है और बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है। और जो सेंटर में होता है इसी को साइक्लोन ऑफ आई भी कहते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड
कुछ स्टेटमेंट थी कि सबसे पहले जो इसमें जो लाइनें निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं, ये तो पता ही था। ये एक क्लोज लूप की तरह बनाती, जैसे ये क्लोज लूप है ऐसा पूरा पूरा क्लोज लूप बनाती हैं। उसके बाद ये कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे पास होती रहती है, जैसे यहाँ पे पास होती है, जहाँ पे मिलती हैं अंदर आके, मिलती नहीं मतलब यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ पे जितना पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, और अगर 2 यूनिट होती है तो दोनों यूनिट लिख के बताइएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी का डांस से रिलेटेड तो क्वेश्चन आया था कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री ये कहाँ मतलब किस डांस से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। शास्त्री चक्कर मैंने कथक लगा दिया था, बट इनका नाम भी याद करना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो मैंने इंडिया का मैप ऐसे यहाँ पे इसलिए लगा कि मैं एक बार सारे स्टेट एक बार रिवाइज कराएंगे कौन से कहाँ पे है। बट उससे पहले कुचिपुड़ी के क्लासिकल डांसर्स सिद्धेंद्र योगी, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। सिद्धेंद्र योगी काफ़ी फेमस नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है सिद्धेंद्र योगी। उसके बाद इनको आदि गुरु ऑफ कुचिपुड़ी भी कहते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, ये किस और डांस से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं, ये कमेंट करके बताना। इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये काफ़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और एक और डांस से संबंधित हैं। अपर्णा सतीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु वेंपता चिन्ना सत्यम, ये तभी अलग से लिखा है ब्लैक कलर वाला। और उसके बाद रेड्डी, रेड्डी दिख जाए तो सीधे सीधे कुचिपुड़ी लगाना, आंध्र प्रदेश से संबंधित। पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी। पद्मजा रेड्डी को पद्मश्री 2022 में मिला, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पद्म नहीं लिखा है, पद्मश्री 2022 में मिला है। और गुरु वेंपति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण 1998 में मिला है। उसके बाद एक बार जस्ट क्विक वे में स्टेट रिवाइज करते हैं। तो एरो को फोकस करते हुए आपको भी अपने मन में सोच लेना है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, देन ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, और ये मेन है नॉर्थ ईस्ट वाले, थोड़ा सा जूम कर दें, ये सिक्किम, देन ये आसमान मतलब असम से घिरे हुए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, और ये मिज़ोरम, और ये त्रिपुरा। तो आई होप कि आपको ये रिवाइज हो गए होंगे। देन इसके बाद है कथकली का रिवीजन, ये पिछले में भी था, एक क्वेश्चन इसमें ऐड था तो मैंने वो वाला भी ऐड कर दिया है। पहले तो यह आया था क्वेश्चन इससे पहले, द आर्टिस्ट परफॉर्मिंग अराउंड अ लैम्प एंड द स्टोरी इज नरेटेड बाय हैंड जेस्चर, तो इसको क्या कहते हैं, कालासम्स। और कालासम्स कथकली से रिलेटेड है, मतलब कथकली का ही पार्ट है कालासम्स। अब क्या क्वेश्चन आया था, परफॉर्मेंस बिगिंस विद, तो कैलिकोट्टू उसको कहते हैं। बस मैं एक ट्रिक के लिए नोटिस कर रहा हूँ कि कथकली से रिलेटेड वर्ड ज़्यादातर के से बहुत ज़्यादा होते हैं, कैलिकोट्टू, कालासम्स, तो कथकली आंसर टिक कर सकते हैं ऐसे में अगर ऑप्शन हो। और ये फिगर मैंने इसी से लगाया क्योंकि ये फिगर इसी से ही रिलेटेड है कथकली से। तो मृणाली साराभाई, ये मृणाली साराभाई हैं, ना कि मल्लिका साराभाई जो कि कुचिपुड़ी में थी। और मृणाली साराभाई भी उसी डांस से संबंधित हैं जिससे मल्लिका साराभाई। उदय शंकर, आनंद शिवरमन, और के वाले वर्ड आया तो आप कथकली लगा सकते हैं, मोहिनीअट्टम डाउट कर सकता है, बट कोटक्कल शिवरमन, कलमंडलम शब्द तो केरल से ही रिलेटेड है। नायर मेनन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये 3 नाम है। ओके, देन इसके बाद अंडमान निकोबार भी आएगा। सबसे पहले तो लॉर्ड मायो 1872 में इनको असैसिनेट कर दिया गया था, किसने किया था, तो शेर अली ने किया था 1872 में। कहाँ पे किया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो मैंने अंडमान एंड निकोबार को रिवाइज़ करवाया, रिवाइज़ नहीं पहली बार नोट्स इसके आए। तो लॉर्ड मायो से रिलेटेड क्वेश्चन की इन्होंने सबसे पहला सेंसस करवाया था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसके बाद किसने सेंसस पहली बार कंप्लीट करवाया था और कब करवाया था, दोनों आंसर देने, किसने सेंसस पहली बार कंप्लीट करवाया था और किसने कब करवाया था। तो अंडमान एंड निकोबार, तो सबसे पहले ऊपर के 4 और नीचे 7 आइलैंड मेजर याद करने हैं, 7 ऊपर, 4 ऊपर हैं, 3 नीचे। तो सबसे पहले नॉर्थ में नॉर्थ आता है, देन बीच में बीच मिडिल आता है, देन साउथ आता है। ये 3 तो सीधे सीधे हैं, एक छोटा सा और है लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। सेम ऐसे पहले कार, फिर छोटी सी कार, फिर ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है इस तरीके से भी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को भी अलग करने वाला भी 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसका आखिरी और कार निकोबार का पहला, तो ये भी 10 डिग्री चैनल है।
एक ये भी आता है डंकन पैसेज का कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। उल्टा पूछता है, ये पूछता है कि डंकन पैसेज किसके बीच में है, तो ये सारे कंफ्यूज करेगा, नॉर्थ अंडमान साउथ अंडमान के बीच में, साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। ये इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी बताते तो ऊपर म्यांमार है और नीचे इंडोनेशिया, तो म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो स्टेट है उसको कोको स्टेट बोलते हैं, और जो ग्रेट निकोबार जो नीचे का पॉइंट है निकोबार का और नीचे इंडोनेशिया है, तो इसके बीच में ग्रेट चैनल आता है। तो ये भी याद करना चाहिए, बट इतना अभी तक कुछ पूछा तो नहीं गया इससे रिलेटेड। उसके बाद जो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, तो ये किस में है, ये साउथ अंडमान में है। और जो यहाँ के माउंटेन्स हैं सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की है सैडल पीक। देन सेकंड हाईएस्ट है माउंट थ्रिलर, फर्स्ट हो गई, सबसे ऊपर फर्स्ट है, सबसे आखिरी मतलब सेकंड नंबर पे सबसे आखिरी में। देन थर्ड अगेन सेकंड नंबर पे आती है, यानी कि नॉर्थ अंडमान में सबसे ऊंची सैडल पीक, सेकंड हाईएस्ट ग्रेट निकोबार में माउंट थ्रिलर। देन मिडिल में आ जाओ, मिडिल अंडमान में माउंट डिवालियो। तो एक बार इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन आया है मैचिंग करते हुए, पहला से आखिरी लगाना था, तो 3 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, ये सैडल पीक है, देन थ्रिलर है, देन डिवालियो। मतलब कौन कौन से में है, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में है, और डिवालो मिडिल अंडमान में है। इसके बाद इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड है, जो कि मिडिल अंडमान में, जहाँ पे माउंट डिवालो है। यहाँ पे 3 आइलैंड थे ये, जिनके पहले नाम जो थे हैवलॉक, नील और रॉस था, तो इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो इसमें से एक बार क्वेश्चन मैंने रॉस वाला ही देखा है, तो रॉस का नाम चेंज करके कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैंने शॉर्ट में लिखा है SCB। तो इसको याद करने के लिए रॉस बॉस, रॉस बॉस, रॉस को बॉस से याद कर सकते हैं, रॉस बॉस। हैवलॉक का नाम स्वराज कर दिया गया, नील का नाम शहीद कर दिया गया, नील शहीद हो गया, और हैवलॉक अब हम लॉक नहीं है, पूर्ण स्वराज है हमारे पास। देन अंडमान निकोबार के कुछ ट्राइब्स हैं, ओंग, शैम्पेन, जरवा, संथाली, सेंटिनली। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट 4 ट्राइब्स थी यहाँ के अंडमान निकोबार के, तो अंडमान निकोबार में इतना ही है। देन आगे पार्ट 14। वैसे जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि 323A किससे संबंधित है, तो ए से मुझे याद था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है, तो वो पार्ट 14A आता, तो मैंने पूरा पार्ट 14 और 14A दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पहले पार्ट 14 करते हैं, UPSC से रिलेटेड है, ये तो शायद पता रहता है। तो 312 में आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, 312 में PSC यूनियन और स्टेट दोनों के आ जाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, 312 315 तो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने लिख दिए हैं। 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ PSC, मतलब कि हटाया भी जा सकता है IAS को, तो वो आर्टिकल 317 में है। देन 320, 21, 22, 23 को थोड़ा सा मैच करके याद करेंगे कि 20 में फंक्शंस बताए गए PSC के, 21 में इनकी पावर को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है, पहले में फंक्शन दूसरे में पावर। 322 में इनके एक्सपेंस खर्चे से रिलेटेड, 323 में इनकी रिपोर्ट से रिलेटेड। तो 20, 21, 22, 23 फंक्शन का क्या है, उनकी पावर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो इसी से रिलेटेड ही उनकी पावर को एक्सटेंड करना हो गया 21 में, 22 में एक्सपेंस है और 23 में रिपोर्ट्स है। देन है पार्ट 14A, तो ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। 323A, ए दिख जाए, ए से 323A और ए से ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, बस यही याद करना, यही इसमें ट्रिक है कि पार्ट 14A में कौन से आर्टिकल आते हैं, तो ए वाला आएगा 323A और 323B, बस इतना ही आता है। और एक है 323B, तो इन दोनों में एक अंतर बस पूछा जाता है, मतलब पूछा तो नहीं गया, पूछ सकते हैं, मैंने लिख दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है इनको इस्टेब्लिश किया जाता है केवल पार्लियामेंट के द्वारा, इस्टेब्लिशमेंट है दोनों ही। और 323B के अंदर ये इसको पार्लियामेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी इस्टेब्लिश कर सकती है। ट्रिब्यूनल्स का मतलब एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप का होता है, ऐसा है। और ये जो 5 और 65 का मतलब है, वैसे कोड वर्ड में मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आप दिमाग लगाएं कि क्या है, तो ये 5 साल तक हो सकता है या 65 साल की एज तक हो सकता है, ये 5 साल टेन्योर है या 65 साल की एज तक है। तो इसमें इतना ही था। 323A और 323B के बीच में डिफरेंस समझ गए, पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकता है, पार्लियामेंट दोनों अपॉइंट कर सकता है, बट 323B में स्टेट लेजिस्लेचर भी इस्टेब्लिश कर सकता है, ये है अंतर। पीरियोडिक टेबल फिर से रिविजन, तो इसमें जो पहला ग्रुप है ये एल्कली मेटल्स का होता है, देन दूसरा ग्रुप एल्कनी अर्थ मेटल। तो पहला ग्रुप में हलीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये होता है सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। देन इधर आ जाए 13, 14, 15, 16 में, तो 13 हो गई बोरॉन फैमिली, 14 हो गई कार्बन फैमिली, 15 हो गई नाइट्रोजन फैमिली, मेन है 16 से। 16 आते हैं चैल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, उससे टीपो। देन 17 आती है हेलोजेंस, फिर कल बाहर आई आरती। देन 18 नंबर पे आते ही, ये तो पता ही, नोबल गैसेस, हेमा, नैना और करीना जीती रहें। मुझे जिनकी जिनकी पता मैंने वो बोल दिए, ये है बैगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, एंड
इसका कहता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। जैसे एक ट्रिक पर्पस है, किसी का कुछ मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट जब क्या जो क्वेश्चन आया था वो आया था इससे रिलेटेड, 66 नंबर से रिलेटेड, कि कोई रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट पूछा था तो वो बताना था। तो वो ये वाला एलिमेंट है। तो ये कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन लगा था, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में तो कभी नहीं देखा है, बट अब याद कर लेना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके नंबर याद करने हैं। सीजियम पूछा जा चुका है तो 55 नंबर पे है सीजियम। सबसे आखिरी एलिमेंट ऑर्गेनिजन 118, आइंस्टीन 99 2 नंबर बाद, मेंडेलिवियम 101, सीबॉर्जियम 106 और रदरफोर्ड 104। तो ये लेंथेनॉइड्स होते हैं, ये एक्टेनॉइड्स। मैंने एक्टेनॉइड्स की ट्रिक बनाई थी याद करने की, तो वो बता देता हूँ फिर से। तो एक्ट थोड़ा करो, प्रोटेक्ट यूरेनियम को, नेपच्यून, प्लूटो, ACBC, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केरिलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, फ्यूरियम, मेंडलीव, नोबेल लॉरेंस। मेंडलीव के बाद नोबेल लॉरेंस है। देन रदरफोर्ड डूबे सी में बाहर निकले हंसते हुए, रदरफोर्डियम, डूबियम, सिबॉर्जियम, बोहरियम, हसियम। तो इसी सीक्वेंस में जितने याद कर सकते हो उतना याद कर लीजिए। मेन मैंने बता दिया, आइंस्टीन 99, मेंडलीव 101, रदरफोर्ड 104, सीबॉर्जियम 106, सीजियम 55, ऑर्गेनिजन 118। और ये अलग कुछ डिस्प्रोसियम करके ऐसा था 66 नंबर वाला। देन माउंटेन पिक्स, वैसे मैंने लिख दिया कि पेनिनसुलर से रिलेटेड माउंटेन्स हैं ये सारे ज़्यादातर। तो सबसे पहले रेंज देख लेते हैं। तो ये अरावली की रेंज है, देन ये विंध्या, देन सतपुड़ा। इसमें पूछा जाता है साउथ में कौन सी इन दोनों में से, तो एस से साउथ, एस से सतपुड़ा ही साउथ में है, विंध्या साउथ सतपुड़ा। देन ये वेस्टर्न घाट, देन ये ईस्टर्न घाट्स। मेन यही रेंजेस हैं। मैंने भी यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू वो सब नहीं बनाए, वो कभी आगे ऐड हो जाएंगे। तो पहले इतना याद कर लेते हैं। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू की रेंज में है, मतलब माउंट आबू में है गुरु शिखर सबसे ऊंची, 1722 मीटर। आई थिंक हल्का सा ब्लर आ रहा होगा, मैंने सब कुछ देख लिया, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस बार थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बट PDF थोड़ी पूरी सही होगी। तो इतना समझ में आ रहा होगा नंबर नाम क्या लिखा है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में 1722 मीटर। विंध्या और सतपुड़ा, विंध्या की सबसे ऊंची है गुडविल, बट हिंदी में पूछा जाता है सद्भावना शिखर, 752 मीटर की है। विंध्या की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। देन सतपुड़ा की धूपगढ़, सतपुड़ा की है धूपगढ़, 1350 मीटर, अमरकंटक में है। अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकलती हैं, कौन सी, एक जाती है वेस्ट की तरफ, एक जाती है गंगा से मिलने। उसके बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। सबसे पहले कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उनको कहते हैं नीलगिरी हिल्स, मीटिंग पॉइंट नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स में ही है अनामलई की हिल, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। तो पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी ही बोली जाती है, 2695 मीटर। अब यहाँ 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी आएगी 2695, केरला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी ही आएगी। बट अगर तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो ये नहीं आएगी, वो आ जाएगी वेस्टर्न घाट वाली जिंदा घोड़ा पीक, 1680 मीटर की। सेकंड हाईएस्ट पीक भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये भी पूछी गई हैं। डोडो बेटा ये भी आती है वेस्टर्न घाट में, 2637 मीटर की, ज़्यादा फर्क नहीं इन दोनों में। जिंदा घोड़ा के बाद महेंद्रगिरी आती है, ये तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट में, सॉरी ये ईस्टर्न घाट की हैं, 1501 मीटर। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है। अनाईमुडी, अनाईमलाई हिल में, नीलगिरी हिल्स में सबसे ऊंची चोटी है, डोडो बेटा इसके बाद में है, और ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची है जिंदा घोड़ा पीक, देन उसके बाद है महेंद्रगिरी। और इसमें 2 पास इंपॉर्टेंट हैं, एक ये थाल घाट एंड ये भोर घाट, हल्का सा ब्लर दिख रहा है नो। तो मुंबई से नासिक जाने में थाल घाट का यूज़ करते हैं, और मुंबई से पुणे जाने में भोर घाट का। मैंने जानबूझ के शॉर्ट टर्म ही लिखे ताकि आप टर्म बोलें मुंबई से नासिक। तो इसको याद करना, तो भोपू बोल सकते हैं, भोपू मतलब भोपू। तो भोर घाट हो गया पुणे से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों कनेक्ट करते हैं मुंबई को ही, मुंबई से नासिक, मुंबई से पुणे। और नाथ, नासिक का नाथ, या तो फिर थाना भी बोल सकते हैं, बट नाथ ज़्यादा से, नहीं तो थाने से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये दोनों पासेस हो गए। एक और पास है वो यहाँ पे है साउथ में, वो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं यहाँ लिखना भूल गया उसको, कोई ना। देन इसके बाद है CRR एंड SLR। ये सिर्फ याद करने के पर्पज़ से मैं इस बार समझा नहीं पाऊँगी, ये समझा नहीं रहा हूँ। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो CRR का मतलब सीधा मतलब होता है कि इसमें कैश के रूप में RBI के पास सारे बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को कुछ पैसा रखना होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट टाइप का इनको नहीं मिल रहा होता है, मतलब जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। और जो SLR होता है इसमें थोड़ा कैश में भी रखना होता है, गोल्ड और अदर सिक्योरिटी में भी रख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इनको इंटरेस्ट मिलता रहता है, इसमें बैंक को थोड़ा सा फ़ायदा होता रहता है कमर्शियल बैंक्स को।
ये एक तरीके के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जो कि आरबीआई यूज़ करती है। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंक ऑफ बैंक्स कहते हैं और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दोनों ही स्टेटमेंट आई हुई हैं। एक और रेशियो होता है, ये 3 रेशियो एक साथ याद करना है, सीआरआर, एसएलआर और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? जो बैंक का जो कैपिटल होता है और बैंक का जो उसका रिस्क का जो रेशियो होता है, उसी को कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बैंक्स के कैपिटल का उसके बैंक्स के रिस्क के साथ जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं। देन जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जब आरबीआई सीआरआर या एसएलआर पे था कि एसएलआर को बढ़ा देती है तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या इफेक्ट होता है। तो चाहे सीआरआर हो या एसएलआर हो, दोनों को अगर बढ़ाती है, दोनों में से किसी को भी बढ़ाए तो क्रेडिट क्रिएशन निगेटिव ही जाएगा, मतलब डिक्रीज ही करेगा। सो बैंक हैज़ टू मेंटेन मोर कैश विद आरबीआई। इसका मतलब ये हुआ कि सीआरआर बढ़ा रही है, मतलब कि कैश बैंक, आरबीआई कह रहा है कि सभी बैंकों को कैश ज़्यादा रखना है। ये लिखा है ना, बैंक्स हैज़ टू मेंटेन मोर कैश विद आरबीआई। तो ज़्यादा कैश रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो सीधा सा बस याद करना है, तो क्या रट्टा मारना है कि सीआरआर एसएलआर दोनों में से आरबीआई किसी को भी बढ़ाए तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज ही वे में जाता है। देन इसके बाद 2 टॉपिक हैं, एक एटमॉस्फेयर और दूसरा है प्रीएम्बल। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स याद करनी है, तो नीचे से स्टार्ट होता है ये। तो सबसे पहले याद करने की एक छोटी सी जो ट्रिक है, मैंने तो यही देखा है, जो परमार सर की ट्रिक थी, थैंक यू सो मच दी एक्स। और जो मेरी ट्रिक है वो है कि अल्फ़ाबेटिकली चाहे नीचे से ऊपर से नीचे बस लिखना है। तो ऊपर से नीचे से ऊपर लिखना है, तो टी, देन इसके ऊपर ऐसा आता है, इससे पहले एम आता है, इससे पहले थर्मो का टी ना देख के एच देखना, बस एच देखना थर्मो का। थर्मो में एच ही साउंड पहले करता है, देन ई आता है। मैंने ऐसे याद किया बस, सीधे अल्फ़ाबेटिकली नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले बात करें ट्रोपोस्फेयर की। तो ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर फिनोमेना जो होते हैं वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। इसकी जो रेंज है एक तरीके से, तो इक्वेटर पे चौड़ा होता है और पोल्स पे थोड़ा सा कम होता है। मतलब पोल्स पे 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक होता है और इक्वेटर में 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक होता है। तो एवरेज अगर मानेंगे तो 13 के आसपास आएगा, मतलब 12-13 के आसपास आएगा। तो जो क्लाउड्स होते हैं सारे वो यहीं पे आ जाते हैं, पैराशूट जो होता है वो भी यहीं पे मतलब ट्रोपोस्फेयर के अंदर में आ जाता है। ये सबसे डेंसेस्ट लेयर होती है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी यहीं पे होती है, क्योंकि सारे यही सबसे ज़्यादा डेंस है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी यहीं पे मैक्सिमम होगी। तो इसमें क्लाउड्स, वाटर वेपर्स, डस्ट, स्टॉर्म, साइक्लोन सब इसी के अंडर में आते हैं। इस पे क्वेश्चन तो वैसे पूछा नहीं, बट इसको याद करना चाहिए कि 166 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, या ओवरऑल बोलें 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रोपोस्फेयर में ऊपर हाइट में बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है। और इसी एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन ऑर्गन, देन CO2 आती है। तो नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन जो होता है, ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन होता है, आर्गन का और CO2 का, चारों के कॉम्पोजिशन कमेंट करके बताने हैं अगर आप यहाँ तक आए, क्योंकि कमेंट मतलब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो आप लोग कमेंट में जवाब देते हो, थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग के साथ इंगेज रहते हैं इसी वजह से। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऐड करता रहता हूँ। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपो के बाद इसके ऊपर स्ट्रेटो। सबसे पहले किस में एयरप्लेन आते हैं, जो इसकी रेंज रहती है 8-16 किलोमीटर, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा उसके बाद 50 किलोमीटर तक जाती है। और ये 35 किलोमीटर लगभग, डिफरेंस देखेंगे तो 35 किलोमीटर तक की थिक होती है। इसमें एयरप्लेन्स हो गए। इसमें हाइट में ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर में फॉल नहीं होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बट ओजोन वाले, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पे, ओजोन वाले एरिया में टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे यूवी का रेडिएशन को रोकता रहता है, इस वजह से टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता है। तो ये रही जो ब्लैक कलर का मैंने ऐसे मार्क किया है, तो ये है ओजोन लेयर एक तरीके की। तो ये ओजोन लेयर है, तो ये यूवी रेडिएशन से बचाती है, तो सबको पता है यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर से रिलेटेड है। इसको चीमोस्फेयर भी बोलते हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के बाद चीमोस्फेयर एक तरीके से आता है। तो क्वेश्चन था कि मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में कौन सी एक लेयर होती है जिसको चीमोस्फेयर बोलते हैं, तो वो ओजोन लेयर आंसर था। तो ओजोन डे कब मनाते हैं वो आपको बताना है, और इस कब से स्टार्ट हुआ था। एक प्रोटोकॉल हुआ था, प्रोटोकॉल का नाम, चलो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था, सन, और कब मनाते हैं वो डेट आपको बतानी है। देन स्ट्रेटो के बाद मीजोस्फेयर। तो ये तो ईजी सा, इसमें मेटेरियल्स आते रहते हैं जो गिरते हैं, 80 किलोमीटर तक जाती है। हाइट बढ़ने पर इसमें टेम्परेचर घटता है। तो अभी तक अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर में घटा था, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर हल्का सा बढ़ा, मीजोस्फेयर में फिर हल्का सा घटा, और इसके बाद थर्मोस्फेयर में जाएंगे तो फिर से हल्का सा बढ़ेगा। थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम आयोनोस्फेयर भी है, क्योंकि इसमें आयंस पाए जाते हैं। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यहीं से ट्रांसफ़र होकर हम लोग के सैटेलाइट, मतलब रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यहीं से ट्रांसफ़र होकर अर्थ की तरफ वापस आती हैं। हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं, और सैटेलाइट भी इसी में ही घूमती हैं। ये एक फैक्ट पता चला तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि मीजोस्फेयर के बाद एक कैरमन लाइन स्टार्ट होती है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ से आउटर स्पेस अभी स्टार्ट हो चुका है, और थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर आता है।
तो ये था मोटा मोटा एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। देन इसके बाद है प्रीएम्बल। तो सबसे पहले प्रीएम्बल के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था। तो प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जो इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है ना, सोर्स इसको कहते हैं, इसको अमेरिका से लिया गया एक तरीके से। तो हमारे प्रीएम्बल का नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना होता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 4-5 बार बोलेंगे तो ये याद ही हो जाता है। और इसमें से कौन से वर्ड बाद में ऐड हुए वो भी मैंने लिख दिया है, तो इसमें अलग अलग से देख लेंगे। तो जस्टिस ये यूएसएसआर से लिया गया है। एक चीज़ हमने प्रीएम्बल उठाया अमेरिका से, और उनके अपोजिट रसिया से उठाया है जस्टिस 3 तरीके के हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। यहाँ पे मेंशन है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए गए? एक सीक्वेंस में बोलना होता है, एफ फॉर फ्रांस या फ्रेंच। तो लिबर्टी हमारे पास 5 तरीके की हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये इतना याद करना ज़रूरी है, बट एक बार बस पढ़ लेंगे तो याद हो ही जाता है। और इक्वलिटी 2 तरीके की, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, और फ्रेटर्निटी एक ही तरीके की। लिबर्टी फिर से रिवीजन, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी में यूनिटी और इंटीग्रिटी एक तरीके से आ जाती है। और कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। ये डेट तो याद ही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इसी दिन मनाया जाता है। तो एक और क्वेश्चन करते, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, तो इसकी डेट 26 जनवरी 1950 क्यों रखी गई थी? एक और क्वेश्चन ये आपके लिए। और प्रीएम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, सिर्फ एक ही बार अभी तक का, 1976 में 42वां संशोधन जो हुआ था, तो उससे ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द आए थे। तो इंटीग्रिटी आया था फ्रेटर्निटी के अंदर में, और सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये हमारा जो नेचर है इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर ऐड कर दिए गए थे। प्रीएम्बल को आईडी कार्ड किसने कहा है? तो एन ए पालकीवाला जी ने इसको आईडी कार्ड कहा। प्रीएम्बल इज़ द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद प्रीएम्बल के ऊपर जो 3 केस हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के अकॉर्डिंग जो 3 केस हुए, सबसे पहले बेरूबरी केस 1960 में हुआ था, जो कहता है कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इसके बाद केबीसी केस, को केबीसी बोला करिए, केशव नंदन भारती केस 1973 भी इंपॉर्टेंट है, सन भी केबीसी केस हुआ था। तो इसमें बोला गया था प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन LIC इंडिया केस 1995 में, तो इसमें कहा गया कि प्रीएम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, ये स्टेटमेंट के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें क्या बोला गया। तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बेरूबरी 1960 में, केबीसी 1973 में, LIC 1995 में। तो पहले वाले में बोला गया कि पार्ट नहीं है, दूसरे में बोला गया पार्ट है, तीसरे में बोला गया इंटीग्रल पार्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसमें इस टॉपिक इतने ही थे। तो आई होप कि आपको इसमें रिवीजन काफ़ी चीज़ें हो गई होंगी। तो काफ़ी टॉपिक मैंने नोटिस किया, काफ़ी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। लाइक अगर पॉलिटी में बात करें तो प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं, DPSP हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो चुका है। बड़ी बड़ी चीज़ें तो हो गई, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाकी हैं। और अगर ज्योग्राफी में बात करें तो रिवर्स जो हो चुकी हैं सारी, गंगा हो चुकी है, इंडस हो चुकी है, ब्रह्मपुत्र हो चुकी, गोदावरी हो गई है, कृष्णा बाकी है, कावेरी हो गई, नर्मदा, तापी। डांसर्स में भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, कथक नहीं हुआ अभी, 3 मेजर हुए अभी और बाकी हैं। हिस्ट्री में भी मेजर टॉपिक्स, मतलब बड़े बड़े टॉपिक अभी हो रहे हैं, तो होते रहेंगे इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ प्रोडक्टिव लगा हो। एंड ये जो PDF है ये पेड ग्रुप वाले में मिलती है, तो उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप उनको मैसेज करेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कैसे एक्सेस करनी है। एंड PDF बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इतना पेशेंस दिखाने के लिए थैंक यू। थोड़ा सा लेट आती है वीडियो, तो उतना थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।